Host, welcome back my channel Believe in Therapy. I am Neha and today's we are discuss about physiotherapy management of shoulder dislocation. तो आज हम पढ़ने वाले हैं शोल्डर डिसलोकेशन का पीटी मैनेजमेंट, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लास्ट के वीडियोस में हमने कॉलेज फ्रैक्चर डिस्कस किया हुआ था, उसका पीटी मैनेजमेंट डिस्कस किया है। अभी तक नहीं देखा है आपने तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। और यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दो, जिससे कि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। तो स्टार्ट करते हैं पीटी मैनेजमेंट ऑफ शोल्डर डिसलोकेशन। तो मोस्ट कॉमनली जो हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा मूवेबल जॉइंट होता है, मीन्स हमारा शोल्डर जॉइंट। तो मोस्ट कॉमनली जो डिसलोकेशन देखने को मिलता है वो हमारे शोल्डर जॉइंट पे देखने को मिलता है। तो जो डिसलोकेशन होता है वो थ्री टाइप से होता है। एक होता है हमारा एंटीरियर डिसलोकेशन, एक होता है हमारा पोस्टीरियर डिसलोकेशन, एक इंफीरियर डिसलोकेशन। तो डिसलोकेशन एक्चुअल होता क्या है, क्यों होता है? मीन्स जब हमारे शोल्डर की इनस्टेबिलिटी हो जाती है। इनस्टेबिलिटी मीन्स जब हमारा शोल्डर जॉइंट है, जो कि मीन्स हेड ऑफ ह्यूमरस होता है, वो हमारी ग्लूनर कैविटी पे आर्टिकुलेट होता है और वहाँ पे मूवेबल होता है और सारे मूवमेंट्स होते हैं। तो वहाँ पे आर्टिकुलेशन होता है, मीन्स स्टेबल होता है। धीरे धीरे क्या होता है, जो हमारा हेड ऑफ ह्यूमरस है वो मोर देन 4 टाइम्स लार्ज होता है हमारी ग्लूनर कैविटी से। तो दोनों के बीच आर्टिकुलेशन में थोड़ा वीकनेस रहती है। तो इसका जो हमारा ग्लूनर लैब्रम होता है वो उसे हेड ऑफ ह्यूमरस को आर्टिकुलेट करता है। सराउंडिंग जितनी सारे हमारे टेंडन्स हो गए, लिगामेंट्स हो गए, वो उसे सराउंडिंग स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। ओके, तो धीरे धीरे क्या होता है, जो हमारा कैप्सूल है वो स्ट्रेच हो जाए, हमारे लिगामेंट्स हैं, टेंडन्स है वो टियर हो जाते हैं। तो उस कंडीशंस में क्या होता है, शोल्डर डिसलोकेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो एक तो कंडीशन ये हो गई। सेकंड कंडीशन होता है इसका मैकेनिज्म ऑफ इंजरी। मीन्स कोई भी पेशेंट है, यदि वो आउट स्ट्रेच हैंड विद द शोल्डर अबडक्टेड एंड एक्सटर्नली रोटेटेड पोजीशन में फॉल हो जाता है, तो उसमें क्या होता है, कॉमनली सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं डिसलोकेशन के। तो जो डिसलोकेशन होता है, अकेशनली ऐसा कभी होता है कि डायरेक्ट पुश करे कोई आपके हेड ऑफ ह्यूमरस पे, जिससे कि जो हेड ऑफ ह्यूमरस है वो ग्लूनर कैविटी से आउट हो जाए। तो ऐसा बहुत कम होता है कि डायरेक्ट फोर्स पड़े, बट कभी कभी ट्रॉमा हो सकता है, लाइक आरटी हो सकता है। जैसे कि आप ड्राइविंग कर रहे हो, किसी ने पीछे से आपको ब्लो किया है, तो उस कंडीशन में पोस्टीरियर डिसलोकेशन के चांसेस हो जाते हैं। तो ये तो हमारा एक मैकेनिज्म हो गया कि शोल्डर डिसलोकेशन एक्चुअल होता कैसे है। कभी कभी क्या होता है, एक बैंकर्ट लीजन होते हैं, मीन्स हमारे जो टेंडेंस होते हैं उनकी स्टेबिलिटी के लिए होता है, या हमारा हिल सैच लीजन होता है, राउंडिंग ऑफ लीजन होता है। तो इस कंडीशन में हमारे शोल्डर है वो इनस्टेबिलिटी हो जाता है। तो ये एक हमारे कॉमन कुछ प्रॉब्लम होती है, कॉजेज होते हैं जो कि डिसलोकेशन को कॉज करते हैं। आप समझते हैं इसके कुछ क्लिनिकल प्रेजेंटेशन, मीन्स जो पेशेंट आपके पास आएगा तो उसका क्या आपके पास कंप्लेन लेके आएगा पेशेंट। तो फर्स्ट उसका कंप्लेन रहेगा पेशेंट को कि पेन हो रहा है। पेशेंट जैसे ही आपके पास आएगा तो वो बताएगा आपको कि शोल्डर एबडक्ट करने में मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। इनेबल है वो शोल्डर के मूवमेंट्स करने में। तो ये हिस्ट्री आती है, पेन है, स्वेलिंग है। तो आप उसे क्या करोगे, असिस्ट करोगे, असिस्टमेंट लोगे, आप वहाँ पे उसे एग्जामिन करोगे। तो एग्जामिन में आप एक डुगास टेस्ट होता है उसे कर सकते हैं, जिसमें इस पेशेंट को आपको बोलना है कि अपोजिट शोल्डर को टच करना है। बट पेशेंट जो होता है वो इनेबल होगा टच करने में अपोजिट शोल्डर। तो मीन्स यहाँ पे समझ में आएगा कि यस शोल्डर डिसलोकेशन हुआ है। और भी बहुत सारे टेस्ट होते हैं, हैमिल्टन रूलर टेस्ट है एंड बहुत सारे टेस्ट होते हैं जिससे जिससे कि आप एग्जामिन कर सकते हो डिसलोकेशन हुआ है या सबलक्शन हुआ है। ओके, तो मेरा जो मेन जो गोल है वो है फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट। तो फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट में जैसे ही पेशेंट आपके पास आया, आपने असिस्ट किया, डायग्नोज किया कि हाँ यस पेशेंट को डिसलोकेशन है, तो उसके बाद आप क्या करोगे, कुछ प्लान गोल सेट करोगे। गोल सेट करने के बाद कुछ प्लान करोगे। तो सबसे पहले जो हमारा स्टेज होता है 0 to 3 वीक्स का स्टेज होता है, जिसे हम बोलते हैं इमोबिलाइजेशन फेज। इमोबिलाइजेशन फेज में हमारे कुछ गोल्स रहेंगे। फर्स्ट, टू डिक्रीज पेन एंड एडिमा, टू रिड्यूस शोल्डर डिसलोकेशन, to correct dislocation and promote healing and activate surrounding muscles. ओके, तो फर्स्ट हमारा क्या रहेगा, पेन को रिलीव करना। तो हमारा एम है पेशेंट का सबसे पहले पेन रिलीव करना है। तो पेन रिलीव करने के लिए हम क्या करते हैं, अक्यूट कंडीशन है तो हम क्रायोथेरेपी का यूज़ करेंगे। ओके, तो क्रायोथेरेपी में हम क्या करते हैं, आइस पैक को अप्लाई करते हैं पेशेंट की जिस भी एरिया पे पेन हो रहा है, मीन्स इन्फ्लामेशन है, उसे कम करने के लिए यही क्या करेगा, एक एनाल्जेसिक इफेक्ट प्रोवाइड करेगा। तो इसका जो ट्रीटमेंट डोज रहता है, टाइम टू रहता है 10 to 15 मिनट्स 2 टाइम्स अ डे। ओके, आफ्टर 2 वीक, 2 वीक हो गए उसके बाद आप मॉइस्ट हीट का यूज़ करेंगे पेशेंट को ट्रीट करने के लिए 15 मिनट्स के लिए। एंड लास्ट में जब सेशन एंड होता है तब आप आइस का यूज़ करेंगे मसल्स को रिलैक्स करने के लिए। और क्या करा सकते हो, अल्ट्रासाउंड यूज़ कर सकते हैं एक्यूट कंडीशन में। जो अल्ट्रासाउंड का डोज रहेगा वो आपको याद रखना है, पल्स डोज रहेगा, क्योंकि ये एक्यूट कंडीशन है। क्रोनिक कंडीशंस रहती है तो कंटिन्यूस अल्ट्रासाउंड का आप यूज़ करते हैं। तो इंटेंसिटी जो है वो लो इंटेंसिटी रहेगी, 0.5 to 1
1 watt/square centimeter, फ्रीक्वेंसी है 1 मेगाहर्ट्ज, ड्यूटी साइकिल जो इसका है 1:1 या 1:5, मीन्स 1 रेशियो आपको कांटेक्ट करना है, थोड़ा सा रिलैक्स देना है पेशेंट को। टाइम ड्यूरेशन जो रहेगा 5 to 10 मिनट्स का। टेंस एंड IFT का यूज़ कर सकते हैं पेशेंट के पेन को रिलीव करने के लिए। ओके, सेकेंड इज टू प्रमोट एंड हीलिंग। मीन्स इसमें क्या करेंगे, पेशेंट आपने क्या किया, पेशेंट का पेन को कम कर दिया, अब आपको क्या करना है, इमोबिलाइज करना है। मीन्स अब जो पेशेंट को अभी क्या है, इमोबिलाइजेशन रखेंगे, रेस्ट पे रखेंगे, तो हो सकता है यदि कुछ लिगामेंट्स टेंडन्स टियर हुए हैं तो वो सही हो सकते हैं, उनका हीलिंग हो सकता है। बट यदि डिसलोकेशन बोन पूरी तरीके से डिसलोकेट हुई है तो उसके लिए आपको बहुत सारे मैनूवर्स करने होंगे। ओके, तो स्टार्टिंग का हम क्या करेंगे, एक्टिविटी रिस्ट्रिक्शन कराएंगे। मीन्स पेशेंट को इमोबिलाइजेशन के लिए कुछ आपको कास्ट वगैरह, स्टैपिंग वगैरह का यूज़ कराएंगे पेशेंट को। बैंडेज, तो इमोबिलाइजेशन फॉर सोल्जर इन अ चेस्ट आर्म बैंडेज फॉर 10 days और 2 weeks। 10 days to 2 weeks आप क्या करें, पेशेंट को इमोबिलाइजेशन के लिए चेस्ट आर्म बैंडेज का सजेस्ट करेंगे। यदि पेशेंट 30 ईयर से ज़्यादा ओल्ड, मीन्स ओल्ड पेशेंट है, इमोबिलाइजेशन क्या करेगा, हीलिंग को प्रमोट करेगा, अवॉइड करेगा एनी अदर ऐसी एक्टिविटी जिससे कि पेशेंट को और प्रॉब्लम हो, लाइक जैसे कि एक्सटर्नल रोटेशन हो गया, अबडक्शन हो गया, डिस्ट्रक्शन हो गया। ओके, आप क्या करेंगे, एक्टिव एक्सरसाइज ऑफ सराउंडिंग मसल्स। मीन्स जब कास्ट पेशेंट को लगा होता है, स्टैपिंग लगा होता है, तो हम जो प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल जॉइंट होते हैं तो उनको हम मूवमेंट्स कराते हैं जिससे कि मसल्स के एट्रोफी ना हो, ब्लड सर्कुलेशन बना रहे, अच्छा इंप्रूव रहे। तो इसके लिए हम एक्टिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज कराते हैं। लाइक शोल्डर जॉइंट पे पेशेंट को डिसलोकेशन हुआ तो जो एल्बो जॉइंट है, रिस्ट जॉइंट है, एमसीपी जॉइंट है, आईपी जॉइंट है, तो इन पे हम कुछ एक्सरसाइज कराते रहेंगे, वो भी पेशेंट को एक्टिवली। मीन्स फ्लेक्शन एक्सटेंशन हो गया, एडिक्शन अबडक्शन, फ्लेक्शन एक्सटेंशन हो गया एंड अबडक्शन एडक्शन हो गया। तो ये क्या करेगा, स्टिफनेस को कम करेगा, सर्कुलेशन को इम्प्रूव करेगा, मसल साइज ट्रॉपी को कम करेगा। तो जो रेपिटेशंस रहेगा 10 times रेपिटेशन रहेगा दिन में 2 times a day। नेक्स्ट इज ग्रिप स्ट्रेंथनिंग कराएंगे। पेशेंट को बोलते हैं ना कि जो बॉल है स्क्वीजी, उस जो बॉल होती है उसे बार बार पेशेंट को स्क्वीज़ करना है, टॉवल है उसे बार बार स्क्वीज़ करना है, जिससे कि ग्रिप स्ट्रेंथनिंग बनी रहे और हमारी मसल्स में कोई भी ट्रॉपी ना हो, मसल स्ट्रेंथनिंग बनी रहे। आइसोमेटिक्स कराएंगे। इफ शुड बी गिवन डेल्टोइड, ट्राइसेप्स, बाइसेप्स, ट्रेपेजेस, रोम्बर्स टू प्रिवेंट डिसयूज एट्रोफी। मीन्स क्या है, कास्ट लगा है तो इनका हम कुछ यूज़ नहीं कर रहे, डेल्टोइड, ट्राइसेप्स, बाइसेप्स, तो धीरे धीरे क्या होगा, 2 weeks तक इनका यूज़ नहीं करेंगे तो धीरे धीरे मसल्स एट्रोफी हो जाएगी, मसल्स की स्ट्रेंथ है वो वीक हो जाएगी। तो इसलिए हम इनिशियली थोड़ा बहुत आइसोमेटिक्स पेशेंट को सजेस्ट करते रहेंगे कि आइसोमेटिक्स करना है। बहुत कम पेशेंट जितना पेशेंट टॉलरेट कर पा रहा है तो होल्डिंग पॉइंट जो रखेंगे 10 सेकेंड का, रेपिटेशन 10 रेपिटेशन 2 times a day। ओके, नेक्स्ट अब कुछ हमारी जो मैनुअल टेक्निक्स होती हैं जो कि डिसलोकेशन को करेक्ट करने के लिए होती है। तो मैनुअल हम थेरेपी देंगे, लाइक जैसे मोबिलाइजेशंस होता है तो उसमें थेरेपिस्ट लेता है। तो ये क्या करती है, एक टेक्निक है जो कि रिड्यूस ऑफ शोल्डर डिसलोकेशन, कोचर मैन्यूवर। कोचर मैन्यूवर में क्या होता है, ये मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड है। स्टेप बाय स्टेप है। फर्स्ट स्टेप में ट्रैक्शन, सेकंड स्टेप में एक्सटर्नल रोटेशन, थर्ड में एडक्शन एंड फोर्थ में इंटरनल रोटेशन। तो ट्रैक्शन प्रोवाइड करते हैं एल्बो फ्लेक्स करके राइट एंगल पे, तो ट्रैक्शन अप्लाई करेंगे इन लॉन्ग एक्सेस ऑफ द ह्यूमरस। सेकंड इज एक्सटर्नल रोटेशन। एक्सटर्नल रोटेशन को आर्म मीन्स आपको आर्म को रोटेट करना है, एक्सटर्नली रोटेट करना है। अडक्शन, एक्सटर्नली रोटेटेड आर्म को अडक्ट करना है, अडक्ट करने के बाद आप उसे मिड लाइन तक एल्बो को लेके आना है जस्ट अपवर्ड, ठीक है, अडक्शन करेंगे। इंटरनल रोटेशन में क्या करेंगे, आर्म को रोटेट करेंगे इंटरनली सो दैट द हैंड फुल फॉल अक्रॉस ऑफ द अपोजिट शोल्डर तक लेके आएंगे। तो ये हमारा एक कोचर मैन्यूवर है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं अडक्शन हो गया, एक्सटर्नल रोटेशन हो गया, फ्लेक्शन हो गया एंड इंटरनल रोटेशन हो गया। एक सेकंड मेथड भी होता है हमारा जिसे हम बोलते हैं हिप्पोक्रेटिस मैन्यूवर। ये मैन्यूवर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, मैनुअली ही होता है डिसलोकेशन को करेक्ट करने का। तो इसमें हम क्या करते हैं, इन दिस मेथड जो सर्जन होता है वो एक फोर्स अप्लाई करता है। सर्जन अप्लाई ए फर्म एंड स्टडी पुल ऑन द सेमी अबडक्टेड आर्म। पहले डायग्राम के थ्रू समझते हैं एंड देन उसके बाद आप थ्योरेटिकल समझ में आ जाएगा। तो सुपाइन पेशेंट होता है, इसके जस्ट जो थेरेपिस्ट होता है उसके गला पे अबडक्ट करके आर्म को एक अट्रैक्शन प्रोवाइड करता है। ओके, तो ये पूरा जो होता है कि डिसलोकेशन को करेक्ट करने के लिए होता है। तो दिस मेथड क्या करता है, सर्जन अप्लाई ए फर्म स्टडी पुल ऑन द सेमी अबडक्टेड आर्म। He keeps his foot in axilla against the chest wall. The head of humerus is levered back into the position using the foot as a fulcrum. तो यहाँ पे जो हमारा लीवर वाला टेक्निक होता है, फुलक्रम वाला, मीन्स जॉइंट एक्सेस बीच में होना चाहिए
एंड एक साइड स्टेबल आर्म उससे एक साइड अनस्टेबल आर्म होनी चाहिए। तो अनस्टेबल आर्म को हमें करेक्ट करना है, तो इसमें हम ये हिप्पोक्रेटिस मैन्यूवर का यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट कुछ पेशेंट को आप एडवाइस देंगे, क्योंकि इमोबिलाइजेशन पोजीशन है तो इसमें आपको एडवाइस देंगे। पर पेशेंट के इमोबिलाइजेशन पोजीशन के बाद जैसे हम कास्टिंग को हटाते हैं उसके बाद ही टेक्निक का मैन्यूवर का यूज़ करते हैं, लाइक कोचर मैन्यूवर एंड हिप्पोक्रेटिस मैन्यूवर। यदि रिडक्शन से सही हो जा रहा है तो हमें सर्जरी की नीड नहीं होती है। बट आपको पेशेंट को कुछ एडवाइस देनी है, होम एडवाइस देनी है, लाइक जैसे कि अवॉइड स्लीपिंग विथ हैंड बिलो द हैंड, अवॉइड लिफ्टिंग वेट यूजिंग अफेक्टेड हैंड, avoid extreme position of external rotation in abduction position, and do not bear weight through the affected arm during getting up to the chair। तो ये सारी पेशेंट को आपको एडवाइस देनी कि पेशेंट को घर पे ऐसा कुछ नहीं करना है, वेट बेयरिंग नहीं करनी है, जिसमें हैंड में प्रॉब्लम है, लाइक ऐसे कोई एक्सेसिव मूवमेंट नहीं करना है, अबडक्शन हो गया, एक्सटर्नल रोटेशन हो गया, तो ऐसे मूवमेंट को प्रिवेंट करना है। तो ये पेशेंट एडवाइस हो गई। ओके, सो हम समझेंगे ये मोबिलाइजेशन फेज। अभी था इमोबिलाइजेशन फेज, रिडक्शन से पेशेंट का अगर करेक्ट हुआ डिसलोकेशन तो ठीक है, नहीं हुआ तो उसके बाद हम सर्जरी कराते हैं। तो सर्जरी कराते हैं तो हम क्या करते हैं, सर्जरी हो करा के डिसलोकेटेड को सही करते हैं। मोबिलाइजेशन फेज में क्या होगा, ये आफ्टर 3 वीक्स का रहेगा। तो गोल क्या रहेंगे, कंटिन्यू प्रोटेक्शन कराना है, रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज टू इंक्रीज रेंज, टू एक्टिवेट मसल्स इन्वॉल्व इन अ सर्जरी, इंक्रीज स्टेबिलिटी एंड स्ट्रेंथ ऑफ अ रोटेटर कफ, muscles and scapular stabilizer muscles, long term care to prevent recurrent instability। तो फर्स्ट इज अ कंटिन्यू प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन की नीड होती है जिस भी एरिया की सर्जरी हुई है हमारे जीएस जॉइंट की, तो उसके सराउंडिंग जितने टिश्यूज़ है, जितनी सारी मसल्स हैं, लाइक रोटेटर कफ मसल्स होगी, तो इन्हें प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। तो स्टार्टिंग में क्या रखेंगे, इसे भी इमोबिलाइज रखेंगे, मीन्स स्ट्रैपिंग वगैरह का यूज़ करेंगे, बैंडेज का यूज़ करेंगे क्योंकि सर्जरी हुई है। स्ट्रैपिंग इज रिमूव ड्यूरिंग दिस टाइम, जब रिमूव करना है मीन्स आफ्टर सर्जरी हो, कुछ दिन सर्जरी हो गई उसके बाद हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो गई, तो हम क्या करेंगे, जो भी बैंडेज लगा था, जो भी स्ट्रैप लगा था, उसे हम रिमूव कर देंगे। अब रिमूव करने के बाद एज अ फिजियोथेरेपिस्ट आपका काम है उसको, उसके सारे करेक्ट जो भी पोजिशंस है उसे करेक्ट करना, मूवमेंट्स है फिर से रिगेन करना, रेंज ऑफ मोशन को रिगेन करना। तो क्या करेंगे, स्टेप इज रिमूव ड्यूरिंग दिस टाइम, अवॉइड फुल रिटर्न टू रिस्ट्रिक्ट एक्टिविटीज़, जो भी एक्टिविटीज़ रिस्ट्रिक्ट कर रही हैं, लाइक अंडर मैचुरेशन एंड रिमॉडलिंग फेज, जैसे ही रिमॉडलिंग फेज हो जाता है उसके बाद आपको एक्सरसाइज करानी है। अवॉइड अवॉइड कराना है पेशेंट को अभी फॉरवर्ड फ्लेक्शन 140 डिग्री से ज़्यादा, अगर पेशेंट उससे ज़्यादा पेशेंट को बोलना है कि इससे ज़्यादा फ्लेक्शन नहीं करना है शोल्डर जॉइंट का, एंड 40 डिग्री से ज़्यादा एक्सटर्नल रोटेशन पेशेंट को नहीं करना है, क्योंकि अभी क्या है, रिमॉडलिंग फेज चल रहा है, पेशेंट का सर्जरी हुई है, तो बोन का जो फॉर्मेशन होता है वो स्टेज चल रहा है, तो हीलिंग प्रोसेस वाला, तो इसलिए पेशेंट को ज़्यादा एक्सेसिव एक्सरसाइज पेशेंट को सजेस्ट नहीं करना है, पेशेंट को अवॉइड करना है। नेक्स्ट, टू इंक्रीज रेंज ऑफ मोशन, मोशन को इंक्रीज करने के लिए आप क्या क्या एक्सरसाइज कराएंगे। आफ्टर थ्री वीक्स सर्जरी के बाद आपने मोबिलाइजेशन प्रोसेस को स्टार्ट किया है, तो उसके कुछ दिन बाद आपको क्या करना है, रेंज ऑफ मोशन को धीरे धीरे पेशेंट की इंक्रीज कराना है। तो इंक्रीज कैसे कराएंगे आप, पोस्टीरियर एंड इंफीरियर जॉइंट कैप्सूल आर पैसिवली स्ट्रेच विद द हॉरिजॉन्टल एडक्शन सेल्फ स्ट्रेचिंग टेक्निक। पेशेंट को कुछ सेल्फ स्ट्रेचिंग टेक्निक बतानी, जिससे कि जो पोस्टीरियर साइड के और इंफीरियर साइड के जो कैप्सूल है वो धीरे धीरे स्ट्रेच होने लग जाए। जिससे स्ट्रेच होंगे तो धीरे धीरे हमारी फ्लेक्सिबिलिटी मोबिलिटी इंक्रीज होगी और रेंज ऑफ मोशन भी इंक्रीज होगी। एल्बो एंड रिस्ट मूवमेंट आर स्ट्रेच टू फुल एक्सटेंट। नेक्स्ट इज अ कॉडमान पेंडुलम एक्सरसाइज। स्टार्टिंग फेज में आप जो पेंडुलम एक्सरसाइज होते हैं उसे कराएंगे। मूव द एक्सट्रीमिटीज बैक एंड फोर्थ साइड टू साइड, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, परफॉर्म 3 टाइम्स ऑफ अ डेज। यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं, इस टाइप से आपको एक्सरसाइज करनी है जिसे हम बोलते हैं कॉडमान पेंडुलम एक्सरसाइज। ये हमारे ज्वाइंट के जितने सारे मूवमेंट होते हैं, लाइक फ्लेक्शन एक्सटेंशन एंड एक्सटर्नल रोटेशन इंटरनल रोटेशन, तो एडिक्शन एडिक्शन इसके लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो हमारे सोल्जर के लिए तो कोडमन एक्सरसाइज जो पेंडुलम एक्सरसाइज है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो पेशेंट को ये आपको सजेस्ट करना है दिन में 3 से 4 बार। ओके, और क्या करा सकते हैं, मीन्स रिलैक्स पैसिव मूवमेंट ऑफ अ सोल्जर जॉइंट आर डन फुल और नियर नॉर्मल रेंज। जो भी नॉर्मल रेंज है उस पर पैसिव मूवमेंट्स पेशेंट को कराने हैं, क्योंकि पेशेंट की जो मसल्स है उन्हें फिर से रेजुकेट कराना है, उनकी रेंज ऑफ मोशन को इंक्रीज कराना है, स्ट्रेंथ को भी डेवलप कराना है। तो इस डन बाई अवॉइड एडहेसिव कैप्सुलेट कॉम्प्लिकेशंस। मीन्स क्यों कराना है, क्योंकि जो भी इतने टाइम से प्रोलॉन्ग टाइम से इमोबिलाइज रहा है, तो वहाँ पे कैप्सुलेटिस हो सकता है, वहाँ पे हो सकता है कि फ्रोजन सोल्जर हो जाए, जिसे हम बोलते हैं एडहेसिव कैप्सुलाइटिस।
तो इन कंडीशंस को, इस कॉम्प्लिकेशंस को अवॉइड करने के लिए हमें पैसिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज करानी ही रहती है। तो रेपिटेशंस रहेगा 8 टू 10 टाइम्स रेपिटेशन। नेक्स्ट इज द शोल्डर बैंड एक्सरसाइज। शोल्डर बैंड एक्सरसाइज ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है हमारे शोल्डर जॉइंट के मूवमेंट्स के लिए। लाइक जैसे एक्टिव असिस्टेड एक्सरसाइज यूजिंग रिजिड बार, कोई भी हम रिजिड बार यूज़ कर सकते हैं, बैंड यूज़ कर सकते हैं, स्टिक्स यूज़ कर सकते हैं। ये क्या कराएगी, हमारे रेंज ऑफ मोशन को इंक्रीज़ कराएगी। लाइक यहाँ पे आप डायग्राम में देखेंगे, बैंड एक्सरसाइज फ्लेक्शन, बैंड एक्सरसाइज एक्सटेंशन, बैंड एक्सरसाइज एक्सटर्नल रोटेशन, बैंड एक्सरसाइज इंटरनल रोटेशन, बैंड एक्सरसाइज शोल्डर अबडक्शन एंड एडक्शन। तो ये पेशेंट को आपको सिखाना है और पेशेंट को बोलना है कि घर पे पेशेंट दिन में 2 बार 4 बार एक्सरसाइज की करता है। ओके। नेक्स्ट इज स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज जो होती है रेंज ऑफ मोशन को इंक्रीज करने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि हमारी आफ्टर सर्जरी हमारे जो मस्कुलर फाइबर होते हैं वो स्ट्रेच हो, वो बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो उन्हें स्ट्रेच करना होता है, उनकी मोबिलिटी को इंक्रीज़ करना होता है, उनके फाइबर को और इंक्रीज़ करना होता है, जिससे कि हमारी रेंज ऑफ मोशन जो थी वो फिर से आ सके। यदि आप ऐसा नहीं कराएंगे, आप कोई भी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज नहीं कराएंगे, रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज नहीं कराएंगे, तो वहाँ पे क्या होगा, स्काई डेवलप हो जाएगा, ढस्सी हो जाएगा, कॉन्टेक्चर डेवलप हो जाएगा और रेंज ऑफ मोशन है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी। तो उसे इंक्रीज़ करने के लिए हम स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज पेशेंट को सजेस्ट करते हैं। फर्स्ट इज सेल्फ स्ट्रेचिंग ऑफ अ शोल्डर एंड नेक मसल्स। तो शोल्डर और नेक मसल्स की कौन कौन सी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज पेशेंट करेगा, पेशेंट को आपको बताना है खुद से, कि वो खुद से ही घर पे अपनी सारी स्ट्रेचिंग नेक का, शोल्डर का करता रहे। तो फर्स्ट हम समझते हैं एक पोजीशंस है जो कि हमारे शोल्डर और स्कैपुलर मसल्स के स्ट्रेचिंग के लिए होती है। तो स्टैंडिंग पोजीशन में रहेगा, इंस्ट्रक्ट करना है पेशेंट को, रेस्ट आर्म अप बाय द साइड एंड स्क्वीज शोल्डर ब्लेडेड टुगेदर 10 सेकेंड होल्ड एंड 8 टू 10 टाइम्स रेपिटेशन। तो यहाँ पे ये डायग्राम आप देख सकते हैं। इस टाइप से पेशेंट क्या करेगा, बॉल का सपोर्ट लेके अपने शोल्डर जॉइंट को स्क्वीज करेगा, शोल्डर ब्लेड को स्क्वीज करेगा और कुछ देर के लिए होल्ड रखेगा। तो इससे हमारी ट्रापेजियस मसल्स है, उसके एंटीरियर मिडल फाइबर्स जो होते हैं वो वहाँ पे उनको स्ट्रेच पड़ेगा। ओके। नेक्स्ट इज सेल्फ पेंडुलर शोल्डर एक्सरसाइज, जो कि हमने अभी बताया था कोडमान एक्सरसाइज ही होती है, जिसी को हम बोलते हैं पेंडुलर एक्सरसाइज सेल्फ। तो इसमें पेशेंट को क्या कराना है, पेशेंट को पोजिशंस रहेगी, स्टैंडिंग पोजिशंस रहेगी। लीन फॉरवर्ड ओवर a table and gently swing your arm forward, backward, side to side and circular motions. ओके। जो कि हमने अभी स्क्वीज एक्सरसाइज बताई थी, ये यहाँ पे डिटेल में है, थोड़ा सा आप समझ सकते हैं। रेज योर पोजिशंस क्या रहेगी, रेज योर आर्म टू शोल्डर हाइट, शोल्डर हाइट के आर्म, शोल्डर हाइट पे हमने आर्म को रेज किया, एल्बो बेंड एंड पाम फॉरवर्ड, एक बॉल का सपोर्ट ले। मूव योर आर्म, बॉल का सपोर्ट भी नहीं लेके, अगर पेशेंट को सपोर्ट की नीड है तो, नहीं तो पेशेंट अनसपोर्टेड भी ये एक्सरसाइज कर सकता है कहीं भी। मूव योर आर्म बैक, स्क्वीज योर शोल्डर ब्लेड टुगेदर एंड होल्ड फॉर 10 सेकेंड, रिटर्न टू स्टार्टिंग पोजिशन एंड रिपीट 5 टाइम्स। ओके। तो ये एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट इज अ पोजिशनिंग, जो कि स्टैंडिंग अगेंस्ट द बॉल। अगेंस्ट द बॉल पेशेंट को यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगेंस्ट द बॉल पेशेंट को खड़े होकर एक्सरसाइज करनी है। इंस्ट्रक्ट क्या करना है, पुश एल्बो बैक, होल्ड 10 सेकेंड एंड 8 टू 10 रेपिटेशंस रहेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज है पोजिशंस जो रहेगी बिसाइड द वॉल, इंस्ट्रक्शन पुश एल्बो अवे, होल्ड 10 सेकेंड एंड 8 टू 10 टाइम रेपिटेशंस। यहाँ पे इसका डायग्राम नहीं है, आप आई होप आप समझ सकते हैं। ओके। नेक्स्ट समझते हैं क्या एक्सरसाइज और करनी है। पोजिशन जो रहेगी वो स्टैंडिंग पोजिशंस रहेगी। इंस्ट्रक्ट करना है पुल हैंड टुवर्ड द वॉल, होल्ड रहेगा 10 सेकेंड के लिए 8 टू 10 रेपिटेशन। तो ये मोस्टली जो है ये हमारे रोटेटर कफ मसल्स को स्ट्रेच करने के लिए है, उनकी मसल स्ट्रेंथ को डेवलप करने के लिए है, रेंज ऑफ मोशन को डेवलप करने के लिए। तो क्योंकि हमें पेशेंट को ये एक्टिवली पेशेंट को कराना होता है। ओके। नेक्स्ट इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द बॉल, पुश टुवर्ड द बॉल, होल्ड 10 सेकेंड एंड 8 टू 10 टाइम्स रेपिटेशंस। और क्या एक्सरसाइज कराएंगे, स्टैंडिंग विथ अफेक्टेड साइड ऑफ द बॉल, धीरे धीरे अफेक्टेड साइड की ओर जाएंगे, क्योंकि प्रोग्रेशन कर रहे हैं। अभी तो अनअफेक्टेड और अफेक्टेड दोनों को यूज़ कर रहे थे, अब ओनली हम अफेक्टेड साइड में रेंज ऑफ मोशन को इंक्रीज करना है। इंस्ट्रक्शन वॉक अ फिंगर अप टू बॉल एमिंग गेट एज अ हाई अप ऑफ द बॉल एज पॉसिबल 8 टू 10 टाइम रिपीटेशन। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं ये हाई अप जा रहा है। ओके। नेक्स्ट हम क्या करा सकते हैं, पोजीशन जो रहेगी लाइन ऑन योर बैक। तो इसमें कैसे आपको पेशेंट को कराना है, जैसे आप डायग्राम में देख रहे हैं, हेल्प योर अफेक्टेड आर्म अप एंड ओवर योर हेड विद द असिस्टेंस ऑफ योर नॉन अफेक्टेड आर्म 8 टू 10 टाइम्स ऑफ अ रिपीटेशन। असिस्टेंस का भी आप हेल्प ले सकते हैं, देन सेल्फ कर सकते हैं, अपने हेड से ओवर हेड जाना है और स्ट्रेच करना है। ओके। नेक्स्ट आप समझते हैं कुछ हमारी स्कैपुलर स्टेबलाइजेशन जो स्ट्रेंथ डेवलप करती है, जो स्कैपुला को स्टेबलाइज करती है, उन मसल्स को स्ट्रेंथ कैसे डेवलप करानी है, कि उन मसल्स में भी धीरे धीरे
मूवमेंट नहीं करते तो धीरे-धीरे मसल स्पैज़म हो जाता है, मसल्स वीक हो जाती है। तो स्कैपुलर मसल्स को कैसे कराएँगे? जैसे स्कैपुलर मसल्स को लाइक जैसे हमारी ट्रापेज़ियस है, सेरेटस है, स्टेबलाइज़ कौन-कौन करता है? जैसे हमारे स्ट्रैटस एंटीरियर है, मिडल एंड लोअर फाइबर ऑफ ट्रापेज़ियस है, रोम्बॉइड है। ये क्या करते हैं? हमारे स्कैपुला को स्टेबलाइज़ करते हैं और प्रिवेंट करते हैं एक्सेसिव स्कैपुलर एंटीरियर टिल्ट। तो फर्स्ट हम करते हैं रोम्बॉइड को, मिडल ट्रापेज़ियस मसल्स को। तो इनको स्ट्रेंथ डेवलप कराने के लिए हम क्या पोजीशंस लेंगे? पेशेंट को बताएँगे प्रोन लाइंग एंड 90 डिग्री अबडक्ट एंड देन रिट्रैक्ट द शोल्डर। 90 डिग्री अबडक्ट करेंगे एंड शोल्डर को रिट्रैक्शन कराना है। तो यहाँ ड डायग्राम दिए हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस टाइप से एक्सरसाइज पेशेंट को करानी होंगी। ओके, नेक्स्ट इज़ फॉर लोअर ट्रापेज़ियस। अभी हमने मिडल ट्रापेज़ियस को समझा, अब लोअर ट्रापेज़ियस के लिए हम क्या करेंगे? प्रोन लाइंग पोजीशंस रहेगी। यहाँ पे 120 डिग्री अबडक्टेड रहेगा, देन रिट्रैक्ट द शोल्डर। एंड साइटस एंटीरियर के लिए हम क्या करेंगे? स्कैपुलर प्रोटेक्शन कराएंगे एक्सरसाइज, प्रोग्रेस धीरे-धीरे डंबल के साथ एंड देन थेराबैंड के साथ। तो ये प्रोन लाइंग पोजीशन में ही होंगी। तो ये डायग्राम में देख सकते हैं, ये हमारी ITWY, ये एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है हमारी स्कैपुलर मसल्स के लिए। तो स्कैपुलर स्टेबलाइजेशन के लिए जो मसल्स होती हैं उनको स्ट्रेंथ डेवलप कराने के लिए हम ये एक्सरसाइज कराते हैं। पेशेंट को 5 to 10 टाइम्स रेपिटेशंस बताएंगे और दिन में 2 या 3 बार पेशेंट को करना ही करना होता है। अब हम समझते हैं रोटेटर कफ मसल्स की स्ट्रेंथ को कैसे डेवलप करना है। अभी हमने रेंज ऑफ मोशन को डेवलप किया, मीन्स स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज से। अब हम कराएंगे मसल्स को स्ट्रेंथनिंग को डेवलप। तो इनिशियली हम स्ट्रेंथनिंग जो कराते हैं वो आइसोमेट्रिक्स ही होती है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल रोटेशन विद द आर्म 35 और 40 डिग्री ऑफ abductions। ओके, अब क्या कराएंगे? हम धीरे धीरे प्रोग्रेशन कराएंगे। अभी हम करा रहे थे आइसोमेट्रिक, अब देन प्रोग्रेशन कराया तो आइसोटोनिक एक्सरसाइज कराने लगे डंबल्स की हेल्प से और हम देन थेराबैंड की हेल्प से। तो इससे क्या होगा? कंसेंट्रिक और इसेंट्रिक मसल्स पे मूवमेंट होंगे, जिससे कि हमारी जो मसल्स की शोल्डर मसल्स हैं उनकी स्ट्रेंथ डेवलप होगी। आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज जो हम कराते हैं रोटेटर कफ पर एंड स्कैपुलर स्टेबलाइजेशन के लिए, तो उसका पहले हम समझ लेते हैं क्या पूरा ट्रीटमेंट जो रिज़ाइम रहेगा। रेपिटेशंस रहेंगे 10 टाइम्स, सेट 2 सेट, होल्डिंग 5 सेकंड के लिए, वीकली 5 टाइम्स एंड डेली 2 टाइम्स। तो ये हमारा पूरा रिज़ाइम रहेगा आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज का। धीरे धीरे प्रोग्रेस करेंगे और इसे आइसोटोनिक में लेके जाएंगे। आइसोटोनिक में हम क्या करते हैं? थोड़ा वेट का भी यूज़ करके हम स्ट्रेंथ को डेवलप कराते हैं। ओके, प्रोग्रेशन हुआ, नेक्स्ट बैंड अकर ओनली 2 to 3 वीक्स इंटरवल। नेक्स्ट इज इंफ्रास्पाइनल स्टेरिस माइनर की स्ट्रेंथिंग डेवलप करने के लिए हम क्या कराते हैं? पेशेंट को डंबल की हेल्प से या हम थेराबैंड की हेल्प से एक्सरसाइज कराते हैं। तो इससे क्या होगा? धीरे धीरे एक्सरसाइज कराते रहेंगे तो ये क्या करेगा? प्रिवेंट करेगा एक्सेसिव एंटर ट्रांजिशन ऑफ ह्यूमरल हेड, सब स्कैपुलरिस है, लेटिसिमस डोर्सा है, टेरिस मेजर है, पेक्टोरिस मेजर है। इनकी एक्सरसाइज कराएंगे धीरे धीरे। जो भी इनके मूवमेंट्स होते हैं, मीन्स जो भी ये मूवमेंट करते हैं उसमें ही थोड़ा सा हम रेजिस्टेंस बैंड की हेल्प से उन्हें एक्सरसाइज कराएंगे तो स्ट्रेंथ डेवलप होगी। सब सपोर्ट द एंटीरियर कैप्सूल, ये क्या करते हैं? सपोर्ट करते हैं हमारे एंटीरियर कैप्सूल्स को। रेपिटेशंस जो रहेंगे 10 टाइम रेपिटेशंस रहेंगे, सेट 2 टाइम। धीरे धीरे प्रोग्रेसिव कराएंगे रेजिस्टेंस ट्रेनिंग में, मीन्स रोटेटर कफ मसल्स के लिए डेल्टॉइड है, स्कैपुलर स्टेबलाइजर मसल्स है, उनका इंटरनल रोटेशन लाइक एक्सटर्नल रोटेशन, शोल्डर अबडक्शन एंड शोल्डर रिट्रैक्शन एक्सरसाइज। तो इन सारी एक्सरसाइज में हम धीरे धीरे प्रोग्रेशन करा देंगे, हेल्प ऑफ द डंबल, हेल्प ऑफ द थेराबैंड। तो यहाँ पे कुछ एक्सरसाइज है पैसिव जो है, यहाँ पे बैंड एक्सरसाइज है, पेशेंट को पैसिवली करनी, होम एडवाइस दे सकते हैं इंटरनल रोटेशन के लिए विद बैंड के साथ। ये थेराबैंड के साथ इंटरनल रोटेशन है, ये एक्सटर्नल रोटेशन है। इंटरनल एंड एक्सटर्नल रोटेशन पेशेंट को ये एक्टिवली करनी है जब वो पेशेंट नाइट में सोने के टाइम जाए। स्कैपुलर सेटिंग कैसे करना है? एल्बो फ्लेक्शन, बाइसेप्स कर्ल एंड ट्राइसेप्स मीन्स ट्राइसेप्स कर्ल, ये डंबल की हेल्प से स्ट्रेंथ को डेवलप करने के लिए है। और क्या करा सकते हैं? क्लोज चेन एक्सरसाइज पेशेंट को करा सकते हैं, जैसे लाइक धीरे धीरे प्रोग्रेशन कर रहे हैं तो पुशअप पेशेंट को, वॉल पुशअप डायनेमिक स्टेबिलिटी को फैसिलिटेट करता है। एंटीरियर डेल्टॉइड लाइक पेक्टोरिस मेजर, ट्राइसेप्स ब्रेकियाई। ओके, प्रोप्रियोसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर फाइबर, मीन्स PNF कराएंगे पेशेंट को, जो कि हमारी मस्कुलर स्ट्रेंथ को डेवलप करने में और स्टेबिलिटी को डेवलप करने में हेल्प करता है। ये हमारी क्लोज साइंटिफिक काइनेमेटिक चेन एक्सरसाइज है, जिसमें कि आपको पोजिशंस देखनी है। ये हमारी गलत मिस रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पे पेशेंट ने पूरा फोर्स नहीं लगाया बॉल पे, एक्सेसिव शोल्डर जिसे हम टॉर्सियल रोटेशन बोलते हैं। ये हमारा सोल्जर है, उसमें पूरा स्टेबल है, बॉल से पूरा स्टेबल है, तो इसे हम बोलते हैं ये क्लोज काइनेमेटिक चेन है। और कि ये हमारी जो नीचे एक्सरसाइज दी गई है, ये भी हमारी क्लोज काइनेमेटिक चेन वाली एक्सरसाइज है, लाइक जैसे क्वाड्रीपैड है, ट्राइपॉड है, पॉइंटर हो गया, टॉक प्लैंक एक्सरसाइज हो गई, फीट एलिवेटेड प्लैंक हो गया, वन आर्म प्लैंक। तो ये एक्सरसाइज तो पेशेंट स्टार्टिंग नहीं कर पाएगा, पर धीरे धीरे आपको प्रोग्रेशन कराना है, क्वाड्रीपोड से फिर ट्राइपॉड पे, पॉइंटर पे,
प्लैंक पे एंड एलिवेटेड। तो ये एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं 5 to 8 वीक्स का जो पूरा लास्ट का जो स्टेज रहा है, उसमें कंटिन्यू स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइज तो कराते ही कराते रहना है, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज पेशेंट को कराते रहना है। धीरे धीरे रेजिस्टेंस को बढ़ाते जाएंगे एंड कॉम्प्लेक्सिसिटी को धीरे धीरे इंक्रीज करते जाएंगे। और क्या कराएंगे, प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइज कराएंगे, लाइक मेडिसिन वॉल थ्रो, पुशअप, क्लैप एंड डायनेमिक जो क्या करेंगे, हमारे न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल एंड डायनेमिक स्टेबिलिटी को इन्हेंस करता है। स्पोर्ट स्पेसिफिक फंक्शनल ट्रेनिंग दे सकते हैं पेशेंट को उसकी एक्टिविटी में। सबसे पहले तो डिपेंड करेगा उसका ऑक्यूपेशन क्या है, उसके अकॉर्डिंग। प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइज लाइक चेस्ट पास, ओवरहेड थ्रो, मेडिसिन बॉल ड्रॉप, सिटअप एंड पास, मेडिसिन बॉल स्लिम, ये हमारी थोड़ा कुछ प्रोग्रेसिव एक्सरसाइज होती हैं। ओके, यदि पेशेंट को बहुत ज़्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है, किसी स्पोर्ट का पेशेंट है, तो उसके लिए कुछ लॉन्ग टर्म केयर है जो कि हमारा रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम है। इसमें क्या करते हैं, कुछ होम एक्सरसाइज पेशेंट को बताते हैं, जो कि जो पेशेंट है उसे एटलीस्ट 3 टाइम्स पर वीक बोथ स्ट्रेचिंग एंड स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइज दोनों ही पेशेंट को करनी होती है। 3 टाइम्स पर वीक या 4 टाइम्स पेशेंट कर सकता है। तो रिहैबिलिटेशन एक्सरसाइज है जैसे आइसोमेट्रिक शोल्डर एक्सटेंडर, आइसोमेट्रिक शोल्डर इंटरनल रोटेशन, आइसोमेट्रिक शोल्डर एडक्शन, आइसोमेट्रिक शोल्डर फ्लेक्शन, आइसोमेट्रिक शोल्डर एक्सटेंशन, आइसोमेट्रिक शोल्डर एडक्शन। तो ये सारे जो पेशेंट को एक्सरसाइज पेशेंट को करते रहना है। रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम था जो कि बहुत लॉन्ग टाइम तक चलता है शोल्डर डिसलोकेशंस का। तो आई होप आप समझ गए होंगे, वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी क्वेरी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्टिंग मी।